फिल्म का रिलीज से पहले विवाद में पड़ना एक चलन सा बनता जा रहा है। कोई ना कोई संगठन अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने की बात कहकर विवाद छेड़ ही देता है। पिछले दिनों कश्मीर फाइल्स का विरोध हुआ। यह विवाद अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि द केरला स्टोरी भी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई। और अब अजमेर 92 को लेकर राजस्थान में विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम संगठन और अजमेर दरगाह कमेटी फिल्म के विरोध में उतर आई है। कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम संगठनों ने फिल्म को लेकर देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की चेतावनी दी है। साथ ही फिल्म पर बैन लगाने की भी मांग की है। अजमेर दरगाह कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर फिल्म के माध्यम से अजमेर शरीफ दरगाह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया तो फिल्म निर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और खबरों पर विश्लेषण के लिए हमारे साथ टीवी 24 के आउटपुट हेड कृष्ण कुमार सिकंदर जी जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार सिकंदर जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरों की खबर में। लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वेब सीरीज और फिल्मों को लेकर निशाना बनाया जाता है, हालांकि कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन कश्मीर फाइल्स का विवाद हुआ, इसके बाद द केरल स्टोरी पर भी जंग छिड़ी और अब अजमेर 92 को लेकर भी एक बड़ा विवाद सामने आया है। एक पक्ष ने साफ कह दिया सिकंदर जी कि अगर इस फिल्म में विशेष समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं उनकी छवि को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती हुई नजर आती है तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। फिल्म पर विवाद ये हाल के दिनों में शुरू हुआ है। इसके पहले जो विवाद होते थे वो ऐतिहासिक फैक्ट पे हुए। हमें याद है पद्मावत की जो फिल्म आई थी उस पर करणी सेना ने विवाद किया था। अभी तक जो फिल्म बनती थी वो काल्पनिक कहानियों पर बनती रही। कल्पना में कवि से लेकर लेखक तक जो भी लिखते थे, गाने लिखे जाते थे, वो बजते थे, लोग उसको सुनते थे और देखते थे। लेकिन जिन फिल्मों पर विवाद शुरू हुआ है वो वास्तविक चरित्र और वास्तविक कहानी पर आधारित है। कश्मीर फाइल इसका उदाहरण है। कश्मीर की घटनाओं पर एक भी घटना उसमें ऐसी नहीं थी जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये घटना जो है नहीं हुई थी या कल्पना के आधार पर गढ़ी गई है। इसी तरह केरल स्टोरी में भी यही बात थी। केरल में जो घटनाएं हो रही थी और उस घटना का जिक्र वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कहा था और यहाँ तक चेतावनी दी थी कि केरला जो है 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अब ये तीसरी अजमेर 92, इस पर भी विवाद शुरू हो गया है क्योंकि ये भी सत्य घटना पर आधारित है। अब फ़र्क ये पड़ रहा है केवल कि अभी तक जो फिल्में बनती थीं वो लिखे गए उपन्यास, सत्य घटनाओं पर लिखे गए उपन्यास के आधार पर बनती थी। लेकिन मौजूदा जो फिल्में बन रही हैं वो सारी फिल्में उस पर बन रही हैं जिस पर उपन्यास तो नहीं लिखे गए हैं लेकिन सत्य घटना पर आधारित है। यही वजह है कि विरोध। अब इस अजमेर 92 के विरोध की वजह समझनी होगी। 21 अप्रैल 1992 को इस बात का पहली बार एक अखबार ने खुलासा किया कि अजमेर में कुछ रसूखदार परिवार जो है वो लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनसे गैंगरेप किया जा रहा है। ये जब बात सामने आई तो हड़कंप सा मच गया पूरे देश भर में, लेकिन तब अखबार के पास उतने सबूत नहीं थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उस अखबार ने उन विक्टिम्स को, उन पीड़िताओं को सामने लाया, उनका चेहरा ब्लर करके और उनसे उनकी जुबानी सुनाई। तब जाकर ये मामला तुल पकड़ गया। और सच्चाई ये है कि यहाँ तो 100 लड़कियों की बात हो रही है जो FIR में दर्ज है। कितनी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो कि अभी कहीं सामने आई ही नहीं, क्योंकि इसमें ऐसी लड़कियों को इस निशाना बनाया गया था और इस तरह से निशाना बनाया गया था जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ये स्कूली लड़कियां होती थीं, नाबालिग लड़कियां होती थीं। इनको पहले जो मौजूदा जिसे लव जिहाद कहते हैं उस तरह से प्रेम जाल में फंसाया जाता था। उनसे अश्लील उनकी फ़ोटो ली जाती थी और फ़ोटो लिए जाने के बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता था। यहीं तक बात होता तो समझ में आती। अब इसमें ये होने लगा धीरे धीरे कि उन लड़कियों से ही कहा जाता था कि अपनी सहेलियों को लेकर आओ। फिर वो अपनी सहेलियों को दबाव में लेकर आती थी अपने इज्जत के बचाव के लिए। जब वह इस तरह से यह कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई
और 100 लड़कियों का मामला सामने आया जो कि एफआईआर के अंदर है और जो एविडेंस का हिस्सा है। तो इस तरह से ये कहानी दर कहानी बढ़ती गई। लड़कियों के बयान के बाद जो है शहर में भूचाल आ गया और धीरे धीरे ये मामला केस भी बना और इस तरह से जो है ये लड़कियां जो है कुछ तो जो खुलकर आई, उनका चेहरा तो चूँकि अखबार ने ब्लर किया था लेकिन वो खुलकर सामने आई। आज ज़रा विचार कीजिए कि 92 की वो लड़कियां वर्ष की आज वो हो सकता है कि दादी और नानी के स्थिति में होंगी, चूँकि एक लंबा समय बीत गया है, लेकिन उसमें आज भी वो लोग केस लड़ रही हैं इस मामले को लेकर। और इस मामले में पुलिस ने सज़ा भी सुनाई थी। और सज़ा किसको सुनाई गई थी? जिन लोगों को सज़ा सुनाई गई थी उसमें नफीस चिश्ती, फारूक चिश्ती और अनवर चिश्ती का भी नाम था। ये दरगाह शरीफ से जुड़े हुए लोग थे। मूल आपत्ति इस बात को लेकर है, अजमेर फाइल्स पे अब मुस्लिम समाज की ओर से तर्क दिए जा रहे हैं कि अजमेर पवित्र जगह है, वहाँ पर उनकी दरगाह है और दरगाह बदनाम हो जाएगी अगर अजमेर 92 ले। तो ये तो अजमेर में केवल अजमेर नहीं है, अजमेर के रहने वाले थे पृथ्वीराज चौहान, अजमेर उनका भी है। अजमेर में है ही पुष्कर, अजमेर भगवान ब्रह्मा का भी है। ये केवल दरगाह का अजमेर नहीं है। तो ये विरोध केवल मुसलमानों को क्यों है? ये मुस्लिम समाज या दरगाह चिश्ती के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? इसलिए मूल मामला ये है कि दरगाह से जुड़े हुए लोग, ये 3 लोग, इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष इसमें एक था युवक, और वो भी इसमें शामिल था और इसको सज़ा हुई है, उम्र कैद की सज़ा चल रही है। इसलिए मूल विरोध इस बात का है। अब वो कह रहे हैं इसको दिखाया जाए उसमें चिश्ती की दरगाह की कोई अपमान न हुआ हो। तो भाई सवाल ये है, तो ये तो उस समय सोचना चाहिए था जब वारदात हो रही थी, जब ये घटना हो रही थी जी। तब चिश्ती उस पर छाया बनकर क्यों खड़े थे चिश्ती परिवार? मूल समस्या इस बात को लेकर है। तो अब उन्होंने शर्त रखी है कि फिल्म को रिलीज करने से पहले दरगाह के कमेटी को दिखाई जाए, अगर वो इजाज़त देते हैं तब उसको रिलीज किया जाए। तो फिल्म सेंसर बोर्ड क्यों बना है? फिल्म सेंसर बोर्ड अगर इन्हीं बातों के लिए बना है कि कोई संस्था उसको तय करेगी। संस्था की किसी बातों पर आपत्ति हो सकती है, जैसे केरल स्टोरी में आपत्ति थी इस्लामिक सेंटर को लेकर, तो उस हिस्से को हटा दिया गया। लेकिन जो नाम है, अब उनके नाम में चिश्ती लगा हुआ है, तो वो फिल्म से कैसे हटाया जा सकता है? क्योंकि वो तो परिवार के सदस्य हैं उनके। तो ये जो है मूल जो वजह है वो यही है। अब इसको जोड़ा जा रहा है कि समुदाय विशेष के लोगों को, तो जब आरोपी कौन है, जब तक आरोपी नहीं हुआ, जब तक दोषी सिद्ध नहीं था, वो आरोपी था, कोई फिल्म नहीं बनी। अब तो दोष सिद्ध हो चुके हैं, उस पर केस चल रहे हैं और के अभी उनमें से कई फरार भी हैं, और सब के सब अगर एक समुदाय के हैं तो इसमें उस फिल्म बनाने वाले का क्या दोष है? ये तो सोचने की बात है। और हर स्टोरी के अंदर ये वही समुदाय क्यों आ रहा है? और फिर दुर्भाग्य ही इस बात देश का है और यहाँ के कुछ लोगों का है जो हर बात को धर्म विशेष से जोड़ देते हैं जी। वैसे कहते हैं कि मामला क्राइम का है, वैसे कहते हैं मामला संविधान का है, वैसे कहते हैं मामला कानून का है, लेकिन जब खुद पे आ जाती है तो ये कहते हैं कि मामला सरिया का है, मामला हमारी प्रतिष्ठा का है, मामला हमारे समुदाय का है। ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। फिल्म पर आपत्ति अनावश्यक है। सत्य घटना पर आधारित फिल्म है और चूँकि ये अजमेर की घटना थी और 1992 की घटना थी, इसलिए फिल्म का नाम ये रखा गया। कुछ विद्वान ने तर्क दे दिया कि इसका नाम बदल दिया जाए। अब नाम बदलने से घटना तो बदलेगी नहीं, नाम तो महारानी पद्मावती से पद्मावत कर दिया गया था जी। तो उससे फिल्म का चरित्र तो बदला नहीं जी। तो क्या हो जाएगा उससे? इस घटना को छुपाने के लिए आप कई तरह के कुतर्क गढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो खबरों की खबर में आज हमारी पहली खबर इस फिल्म को लेकर थी और बढ़ते आगे और बात करेंगे खबरों की खबर में आज की दूसरी खबर की। नक्सलियों पर नजर रखने के लिए अब तक सुरक्षा बल के जवान ड्रोन कैमरे की मदद लेते थे, लेकिन अब नक्सली भी ड्रोन की मदद लेने लगे हैं। वो इसकी मदद से सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। इसकी मदद से वो जवानों से बचने के अलावा उन पर हमला करने की रणनीति बना रहे हैं। नक्सलियों की इस साजिश का पर्दाफाश छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर गिरफ्तार किए गए उनके 3 सहयोगियों ने किया है।
पुलिस ने उनसे ड्रोन कैमरे के अलावा 10 जेलेटिन की छड़ें, 160 मीटर कार्डेक्स तार, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर आदि विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पूछताछ में तीनों ने बताया कि वो ड्रोन कैमरे और विस्फोटक नक्सलियों के ठिकाने पर पहुंचाने जा रहे थे। बीते दिनों चरला पुलिस, भद्रादी कोठागुडेम स्पेशल पार्टी और 141 बटालियन के जवानों के संयुक्त वाहन जांच अभियान के दौरान 3 सप्लायर पूनम नागेश्वर राव, देवसूरी मल्लिकार्जुन और वेलेले पोंगुलू उमाशंकर पकड़े गए थे। इनमें से एक बीजापुर का है जबकि 2 तेलंगाना के हैं। सिकंदर जी, ये काफी ताज्जुब की बात है कि अब तक सुरक्षा बलों के जवान जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे आम लोगों की रक्षा के लिए, नक्सलियों की गतिविधियों को ध्वस्त करने के लिए, लेकिन अब पलटवार नक्सलियों ने बड़े रूप में किया है। उनके पास भी ड्रोन आ गए हैं। सवाल यह है कि आखिर उन्हें इस तरह के संसाधन कौन मुहैया करा रहा है, और क्या अब यह माना जाए कि नक्सली सुरक्षा बलों से एक कदम आगे की सोचकर अपनी रणनीति बना रहे हैं? बस्तर में खास करके जो 3 प्रदेश की सीमा है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, इस सीमा पर नक्सल प्रभावी क्षेत्र है। बाकी 3 राज्यों में तो नक्सल खदेड़ दिए गए हैं, वहाँ से भगा दिए गए हैं, और बस्तर का इलाका थोड़ा सा घना है। अबूझ माड़ इसीलिए शायद उसका नाम पड़ा है कि उसको बूझना मुश्किल है, समझना मुश्किल है। नक्सली उसकी आड़ में खड़े हैं। अब तक बीच में खबरें आई थी कि मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। चलने से पहले उसके लोकेशन लेते हैं या उस आधार पर जानकारी लेते हैं। वो अत्याधुनिक ड्रोन है, उससे करते हैं। बीच में नक्सली नेताओं के द्वारा सेना पर, सुरक्षा बलों पर ये लगातार आरोप लगाया जाता रहा है कि ड्रोन से उनकी निगरानी की जा रही है। सच ये था कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश थी, और ये ध्यान भटकाने की कोशिश नक्सली सीधे नहीं कर रहे थे। नक्सली को सलाह दिए जा रहे थे अर्बन नक्सली, जिसको शहरी नक्सली कहते हैं, जो उनके समर्थक के रूप में यहाँ छुपे हुए हैं। ऐसी ही कड़ी सप्लायरों की है। बीच में बड़ी संख्या में जूते, मोजे और दूसरी ज़रूरत के सामान के सप्लायर पकड़े गए थे। वो नक्सल मालूम हुआ जब पकड़े गए, भाई इतने बड़े पैमाने पर ये कहाँ सामान जा रहा है, तो मालूम हुआ नक्सलियों के वो सप्लायर हैं। तो नक्सलियों के जो समर्थक हैं वो शहरों के बीच बैठे हुए हैं, लोगों के बीच बैठे हैं। ये जांच एजेंसियों की जांच का विषय है, और उनकी विफलता सफलता पर सवाल है कि वो इन बातों को पहले क्यों नहीं पकड़ पाते हैं। नक्सलियों के पास अभी जो हमारे जानकारी में है वो करीब 8 से 10 ड्रोन हैं, और वो ड्रोन ऐसे हैं जिनको उड़ाने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि सामान्य खिलौने जैसे ड्रोन है, उसमें कैमरा फिट किया गया है, तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, और उससे निगरानी की जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि अगर 10 ड्रोन हैं और 10 अलग अलग कमांडरों के पास और टीम के पास होगा, तो उसको उड़ाने वाले भी 10 होंगे। उनका प्रशिक्षण उनको चाहे संक्षिप्त ही सही दिया गया होगा। तो हाल में एक खबर आई थी कि नक्सलियों का एक व्यक्ति, नक्सलियों के बीच से जो तकनीक का थोड़ा जानकार था, उसे रायपुर भेजा गया था, और उसने रायपुर में आकर ड्रोन उड़ाने की तकनीक की जानकारी ली, और इसके बाद उसने जाकर शेष अपने जो भी 8-10 ड्रोन उनके पास है, छोटे ही ड्रोन सही है, उनको उड़ाने का प्रशिक्षण दिया। अब उस अलग अलग इलाकों में जहाँ जहाँ वह सेना के जवानों ने, सुरक्षा बलों ने, पुलिस ने अपनी चौकी या कैंप बनाए हैं, उन इलाकों में सक्रिय नक्सलियों के उस गैंग, मैं गैंग इसलिए कह रहा हूँ कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वो कोई जो भी काम है एक तरह से चोर डकैतों वाला ही काम है, वो देश के विरुद्ध काम है। तो उनका गैंग जो है वो आसपास सक्रिय रहता है। बीच बीच में कई वारदातें हुई हैं, और हम लोग बार बार खुफिया एजेंसी की लापरवाही और विफलता का राज्य में इसी से अंदाज लगाया सकता है कि एक नक्सली ट्रेनिंग लेकर रायपुर से चला जाता है, और यहाँ की इसको जानकारी तक नहीं मिलती है, और फिर वहाँ 10 ड्रोन 8-10 ड्रोन पहुँच जाते हैं। अभी और ड्रोनों की सप्लाई होनी थी, ये अलग बात है। अगर 3 सप्लायर न पकड़े गए होते तो ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन ये सप्लायर पकड़े गए हैं, इससे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ, और अब इसमें जांच की जानी चाहिए कि इसमें कौन कौन से हैं। इसकी खाना पूर्ति भर कर देने से कि हाँ यही 3 लोग थे, पकड़े गए,
आखिर इन्होंने लाया कहाँ से, पहुँचाना कहाँ था, इसको खरीदा किसने, फंडिंग किसने की, जी। कौन लोग इनके समर्थक है, यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। जब तक हम उसके पूरे नेटवर्क को नहीं तोड़ेंगे तो ये मुश्किल होगा थोड़ा। और तकनीक के बारे में भी जानकारी जो है वो हमें समझना चाहिए कि जबकि ड्रोन के लिए तो लाइसेंस है, हालांकि नक्सली जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसे ड्रोन नहीं है जिनका लाइसेंस लिया जाए। तो ये एक ऐसे ही हुआ कि हम खिलौना पिस्तौल से लूट की वारदात को अंजाम दें और कहें कि भाई ये तो पिस्तौल था ही नहीं और न्यायालय से बरी हो जाए। तो ये बड़ी सोची समझी साजिश है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। बढ़ते आगे, अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम बात कर लेंगे आज की तीसरी खबर की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कई मौकों पर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करते रहे हैं। पिछले दिनों अमेरिका में भी भारतीय समुदाय के लोगों के बीच यही बात उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने भारत में लोकतंत्र खतरे में होने का जिक्र किया था। पीएम मोदी पर तीखे हमले करने के साथ भारत की सभी एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। अब भारतीय जनता पार्टी उनके इसी बयान को आधार बनाकर हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर विदेश में भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाने के साथ कांग्रेस शासन में किस प्रकार नफरत की दुकान खोली गई थी, इसे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि नफरत का शॉपिंग मॉल खोल दिया है। राहुल गांधी और जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनाते हैं, फिर इस पर चर्चा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। जब जब भारत नए कीर्तिमान स्थापित करता है, जब जब भारत के नेतृत्व की थाथी बनती है, एक उसका लोहा लोग मानते, तब तब हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बढ़ते गौरव से पता नहीं उनको क्या समस्या हो जाती है। ये गौरव उनको पछता नहीं है, यह गौरव उनको अच्छा नहीं लगता है। तो आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे। आप दुनिया के साथ समंदर पार कहीं जाओ, भारत का एक एक नागरिक जानता है कि प्रधान सेवक ने इस देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया है। इस बात को सिकंदर जी, ये पहली बार नहीं है कि जब राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया हो। जब भारत जोड़ो यात्रा वो निकाल रहे थे तब भी इस तरह की बात वो कह रहे थे। कर्नाटक चुनाव से पहले भी उन्होंने अपना ये बयान दिया था और अब 7 समंदर पार भी वो इसी बात का जिक्र करते हैं। लेकिन बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। लेकिन जिस तरह से एक भारतीय होने के नाते अपने देश के लोकतंत्र को खतरे में राहुल गांधी बताते हैं और नफरत का बाजार यहाँ देश की सियासत को बताते हैं, कितना सही से माना जाए? राजनीति राजनेताओं का काम है जी। वो अपने एजेंडे पर काम करते हैं, वो अपने कोर वोटरों के लिए काम करते हैं और वोट बैंक की राजनीति भारत की राजनीति में कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, अपना वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए कर रहे हैं। इस देश के अंदर राजनीति की 2 धुरी बन गई है। एक धुरी है वो है मुस्लिम वोटों की, जो बहुत लंबे समय से है, और 2014 के बाद से इस देश के अंदर एक दूसरा माहौल बना है जो हिंदू संगठित होने लगा है। तो इससे जो है, हालांकि इस दौरान दंगे बहुत कम हुए और जो हुए वो ऐसे थे कि जो प्रायोजित थे और इससे पकड़ में भी आ गए, बहुत सारे लोग पकड़े गए। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये नफ़रत की बाज़ार की बात जो कर रहे हैं राहुल गांधी, वो नफ़रत का बाज़ार है कहाँ और उस बाज़ार में इनकी दुकान कहाँ है। ठीक है, राजनीतिक जुमला है, जैसे मौत का सौदागर कह दिया था सोनिया गांधी ने, नीच शब्द का इस्तेमाल कर दिया था मणिशंकर अय्यर ने। तो ये इस तरह की भाषाएं हैं, शब्द हैं जिनका राजनीति में बड़ा उपयोग होता है। इंदिरा जी ने एक समय कहा था अपनी मृत्यु से पहले, बूंद बूंद से देश की रक्षा। तो ये एक तरह का ये जुमला है। एक बार अब मोदी जी का भी चला जब उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे। तो राजनीति में नारे
और इस तरह के जुमले चलते रहते हैं और उस पर राजनीति होती रहती है। अब तक बीजेपी को इस पर बहुत आपत्ति नहीं थी, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान से। जब तक राहुल गांधी की यात्रा चली, लंबी यात्रा चली, उस दौरान उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने ये बात कही थी कि कर्नाटक से नफ़रत के बाज़ार बंद हो गए हैं, अब यहाँ मोहब्बत की दुकान खुल गई है। तो राहुल गांधी का ये मानना है कि जहाँ जहाँ से बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी वहाँ मोहब्बत की दुकान खुल जाएगी, और वहाँ जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन है वहाँ नफ़रत का बाज़ार है। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि उस नफ़रत के बाज़ार में कांग्रेस क्या कर रही है। बिल्कुल, ये देखने की बात है। तो बिल्कुल। इसलिए इस पर समझने की ज़रूरत है। और अभी जो आक्रमण के पीछे कारण है, बीजेपी जो आक्रामक हुई उसके पीछे बड़ा कारण है कि विदेश में जाकर केवल इस नाम पर उन्होंने अट्रैक्शन किया, लेकिन देश विरोधी कई बातें उन्होंने कही जो कि उन्हें विदेश की धरती पर नहीं कहनी चाहिए थी। आपके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन ये बात विदेश की धरती पर कहने से देश की छवि खराब होती है। जी। तो ये बात कतई उचित और नहीं है, किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और रह गई बात, अभी बीजेपी ने तो बड़ा आक्रामक रुख अपनाया है। बीजेपी ने जिक्र कर दिया वहाँ तक का कि जब ये 1982 की घटना का याद दिला दिया, अक्टूबर 82 में जब मेनका गांधी को इंदिरा गांधी ने रात में निकाल दिया था घर से बाहर जी। और उस समय वरुण गांधी तप रहे थे बुखार से, उस तक का जिक्र कर दिया। जी सिकंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। इसी के साथ खबरों की खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।